नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे शास्त्रीय संगीत को। तो जितने भी शास्त्रीय संगीत से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आज के क्लास से लॉक हो जाएंगे, मतलब कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेंगे। हर एक शास्त्रीय संगीत को बाखूबी ढंग से आपको समझाई जाएगी आज के क्लास में, और उसमें हर एक जो संगीत का जो पिक्चर होता है वो भी समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उसके पिक्चर से भी आएंगे। अलग अलग नृत्य को आप देखेंगे तो किसमें धोती पहना जाता है, किसमें क्या होते हैं, कौन से नृत्य केवल महिलाएं करते हैं, कौन से नृत्य केवल पुरुष करते हैं। अब महिलाओं के जो आपके नृत्य करने का जो एक शास्त्रीय संगीत में जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसको भी ध्यान में रखना होगा। कई लोग जो नृत्य होगा उसके चेहरे में कलर होगा उसको भी ध्यान में रखना है। बहुत चीजों के ऊपर में बात करेंगे, और साथ ही साथ आज के क्लास इसलिए खास है क्योंकि साथ में आपको नोट्स भी देते जाएंगे। तो नोट्स की परवाह नहीं करना है, इसी क्लास से ही आपको नोट्स मिलेगा, केवल आपको देखना है। तो मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर, और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए। आप कर सकते हैं पर कह नहीं सकते, मुश्किलों का बहाव अभी तेज है लेकिन आप बह नहीं सकते। बदलेंगे हालात एक दिन क्योंकि बदले बिना आप रह नहीं सकते। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करें। सबसे पहले आपको बेसिक बात जानना होगा कि नृत्य कहते किसे हैं। तो नृत्य कहने का मतलब होता है, आप इसका एक डेफिनेशन छोटा सा मन में सेटअप रखेंगे कि पद यानी पैर, पैर या शारीरिक अंग या भाव से जब हम किसी भाव को प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं तो उसे ही नृत्य कहते हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि जो नृत्य है, डांस है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो डांस होगा उसे कहेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस। सेकंड जो होगा वो आपका होगा, इसे कहेंगे गैर शास्त्रीय, याद रखना है आपको, गैर शास्त्रीय। और या फिर इसी को आमतौर पे आप बोलेंगे लोक नृत्य। ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे, तो लोक नृत्य बोलेंगे। इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्लासिकल डांस और सेकंड जो है वो आपका नॉन क्लासिकल डांस। इतनी बातें ध्यान में रखना है। देखिए क्लासिकल डांस क्या होते हैं, तो अगर हम सिंपल बता दे तो ज्यादातर जो आपके शास्त्रीय नृत्य होंगे तो वो ज्यादातर धार्मिक चीजों के ऊपर में निर्भर होंगे, मतलब उसके आधार ही धर्म से जुड़ी होगी। अलग अलग देवी देवताओं के पाठे को, अलग अलग देवी देवताओं के जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनके कहानियां हो गए, कुछ महाकाव्य के पात्र हो गए, उन सभी को ये शारीरिक अंगों के माध्यम से, पदों यानी पैरों के माध्यम से, भाव के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो ऐसे को ही हम लोग कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। लेकिन जो केवल मनोरंजन के दृष्टि से करते हैं, किसी एरिया में कुछ खास पारंपरिक कोई चीज है, लोगों का रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, अगर इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे या तो लोक नृत्य कहेंगे या फिर गैर शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। तो इतनी बातें पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, शास्त्रीय क्या है और गैर शास्त्रीय क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएंगे इसको समझेंगे कि पूरे भारत में शास्त्रीय अगर नृत्य की बात कर लेंगे तो टोटल 8 ही नृत्य है जो भारत में शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में आते हैं। तो इसको एकदम ध्यान में, एकदम इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो एकदम ध्यान रखना है कि 8 ही भारत के ऐसे शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है। अब कौन कौन से है एक एक को हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। ये भी आपको होगा कि कौन सा जो डांस है, नृत्य है, वो लास्य से संबंधित है, तांडव से संबंधित है। अक्सर बच्चे ये तांडव, लास्य खूब याद करते हैं और खूब भूल जाते हैं। तो आज के क्लास से आपको ये भूलने का जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगा। मतलब अब के बाद कह देगा कि इन लास्य से है कि तांडव से है तो एकदम आप बना पाएंगे, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। लेकिन कड़ी दर कड़ी अभी हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले तो जाने कि वो 8 है कौन, ठीक। तो 8 अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो हम लोग देखते हैं सबसे पहली और पुरानी भारत के अगर शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम होता है भरतनाट्यम। ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम। इसके ऊपर में विस्तार पूर्वक अभी हम लोग दिखाएंगे कि कौन जो बॉडी होते हैं वो कैसे त्रिभंग में होते हैं, और तमाम तरह की चीजें, दासी उसी जितने भी पाठ पढ़े हैं वो सारा कुछ हम लोग आज के क्लास में करेंगे। और कुछ ना कुछ आपको एक दो पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ समझने के लिए मिलेगा।
भरत मुनि हुआ करते थे जो प्राचीन काल में नाट्य शास्त्र लिखे, 2री से 5वीं शताब्दी के आसपास में नाट्य शास्त्र लिखे गई है। संगीत के विद्यार्थी तो खूब पढ़ते हैं। ये जो क्लास है तमाम, चाहे आप संगीत के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही, साथ में साथ आप ग्रुप डी है, रेलवे में कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट के आप दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, कहीं भी, तो आपका जीके जीएस में ये बहुत अच्छा जो है आर्ट एंड कल्चर यानी आपका कला संस्कृति से जो प्रश्न आते हैं वहां से ये देखने के लिए मिलेगा। तो लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 8 ही है, इसको अगर याद करते हैं तो प्रश्न एकदम लॉक हो जाएगा। और ये क्लासिकल डांस है तो यहां से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसको हम लोग 8 को अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बताएंगे आखिर वो कौन ऐसा मंच है जो ये डिसाइड करता है कि कौन क्लासिकल डांस होगा और कौन क्लासिकल डांस नहीं होगा। पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो आपको मालूम है कि जब देश आजाद हो गया था तो आजाद हिंदुस्तान के बाद एक बना एकेडमी जिसे कहते हैं संगीत नाटक एकेडमी। ध्यान रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी। तो ये कब बना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मई 1952 में, मई 1952 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन उद्घाटन जो हुई, ये निर्माण जो हुआ ना, ये मई 1952 में ही हो गए। आप 11th एनसीईआरटी आप संगीत का आप देखेंगे तो वहां साफ साफ एनसीईआरटी में भी बातें लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप पढ़ते हैं कि 1953 ईस्वी में जो है वो संगीत नाटक अकादमी की जो है वो स्थापना हुई, और ललित संगीत अगर पूछेगा तो 1954 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई। तो ये जो डेट आप याद करते हैं और वही याद रखना है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका स्थापना जो है 1952 ईस्वी में ही हो गई थी। 53 में तो इसकी उद्घाटन हुई थी, और उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसके जो है उद्घाटन की गई। अब आपको हम मेजर बात आपको बताते चले कि पहले ये जो है वो आपके सांस्कृतिक मंत्रालय विभाग के अंतर्गत नहीं आते थे, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आते थे। पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब इसकी स्थापना हुई तो ये जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन बाद में जो है वो शिक्षा मंत्रालय से ये हट कर करके और संस्कृति मंत्रालय के ही अधीन आता है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं हम आपको कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन में तो आता है, लेकिन अगर हम बात कर लेंगे तो संस्कृति मंत्रालय जो होता है, ध्यान रखेंगे, तो संस्कृति मंत्रालय तो ऐसे भारत के अंदर में इंडिया में 9 शास्त्रीय संगीत जो है वो मानते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर टोटल क्लासिकल डांस की बात कर लेंगे तो संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग इनके अनुसार तो 9 होते हैं। बट अगर यहां देखें कि जो संगीत नाटक अकादमी है ये कुल कितने मानते हैं, तो ये 8 ही मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कहे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य, तब आपको 9 पे जाना है। लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय का उल्लेख नहीं है और केवल आपका पूछे कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केवल आपको 8 करके आना है। और अगर स्पेशल कह दे कि संगीत नाटक एकेडमी के, तो कुल और कुल आपको मानना है 8 ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि संस्कृति मंत्रालय एक लोक नृत्य है जिसे छऊ कहते हैं। हालांकि इसको लोक नृत्य कहना उचित नहीं होगा, इसे आप सेमी क्लासिकल डांस कह सकते हैं। तो ये सेमी क्लासिकल डांस के कैटेगरीज में आता है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय इसे क्लासिकल डांस ही कहती है। और ये उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तीनों राज्यों में ये प्रचलन में है छऊ। तो अगर छऊ को किसी दिन अगर ऐड कर लेगा संगीत नाटक एकेडमी भी, तो टोटल 9 होगा। अभी के लिए फिलहाल 8 ही है। अभी हम लोग देखेंगे कि 8 में भी सबसे लास्ट में कौन बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 8वें में सबसे अंतिम में यानी 8वें नंबर का कौन शास्त्रीय नृत्य बना। तो चलिए सबसे पहले एक एक को देखेंगे कि एक तो भरतनाट्यम हो गया, और भरतनाट्यम का संबंध पूछेगा कि किससे है, ये ध्यान से सुनेंगे कि राज्य से पूछता है, यहां से इन सभी चीजों को लिखाएंगे। तो आपको इन सबके लिए घबराना नहीं है, और सबका नोट्स भी देंगे, केवल आप क्लास को ध्यान से सुनेंगे केवल। तो ये एक भरतनाट्यम हो गया, और ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दासियों के द्वारा ये जो है वो शुरुआत की गई थी, और इसके ऊपर में विस्तार से चर्चा भी देखेंगे। फर्स्ट राउंड में पहले हम लोग 8 से परिचित हो जाते हैं। बगल में अगर आप देखें तो मैप भी लोकेट करते रहेंगे मन में। तो इधर तमिलनाडु में जो है ये आपका भरतनाट्यम हो गया,
तो यहाँ जो आपका केरल है, जिसे अब केरलम कहते हैं, तो इस केरलम की बात कर लेंगे तो केरलम में दो क्लासिकल डांस है। एक क्लासिकल डांस का नाम है मोहिनी अट्टम, ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम इसका नाम है जी। तो मोहिनी अट्टम पूछेंगे तो ये भी आपका केरल ही हो जाएगा, ये क्लासिकल डांस में ही आता है। बाकी विस्तार से अभी हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे भस्मासुर वाली कहानी भी आपको पढ़ना है और कैसे मोहिनी एक स्त्री थी जो विष्णु ही भेष बदल करके एक महिला के रूप में आई थी और भस्मासुर को नचाते नचाते माथा पर रखा दी। इस सब पूरे पहले के टीवी आता था ना, उसमें भी दिखाई जाती थी, तो उसी से ये नृत्य संबंधित है। और ये एकमात्र एक ऐसा नृत्य है कि जो केवल महिलाएं करते हैं, पुरुष ये नृत्य नहीं करते हैं। ऐसे सवाल भी बनेंगे कि एक ऐसा नृत्य जो केवल महिलाएं करते हैं तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा, और एक ये भी बताएंगे एक ऐसा नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं तो वो भी दोनों के दोनों केरल का ही है। और केरल का एक ये जो केवल स्त्री करती है और एक जो केवल पुरुष करता है उसे कथकली कहते हैं, और कई लोग इसे कथकली भी कहते हैं। तो आप कथकली कहें या कथकली कहें, बात एक है, और ये केरल में होता है। और अब भले ही महिलाएं करती है लेकिन ये मुख्य रूप से ये जो आपका है ये पुरुष से है। अब कहेंगे सर पुरुष और स्त्री, एक बात और समझेंगे बात को। अगर ये लाश और तांडव याद करने में परेशानी आता है तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे नृत्य को दो वर्ग में बांटते हैं, शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय, उसी तरह से आप इसे लास्य वाले संगीत और आपके तांडव वाले संगीत कह सकते हैं, यह है ये। और एक होता है तांडव वाला संगीत। तो तांडव वाला जो नृत्य, बार बार संगीत बुला रहा है, संगीत का ज्यादा क्लास होने के कारण संगीत ही बुला जा रहा है ना। चलिए तो तांडव की बात कर लेंगे तो तांडव नृत्य जो है ये आपके शंकर जी पर आधारित है, ये मर्दाना वाला नृत्य है, ध्यान रखेंगे। इसमें ज्यादा जोर पड़ता है तो इसे कहते हैं ये पुरुष का डांस है, मर्दाना डांस है, ठीक है, मर्दाना नृत्य। और लास्ट में क्या है कि कोमलता, कामुकता, समझ रहे बात, इन सबको प्रकट किया जाता है, तो ये लास्य है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी और पार्वती के जी के जो अन्य सखियां हैं उससे जो संगीत की धारा बही उसे लास्य टाइप के नृत्य कहते हैं, और जो शंकर जी से जो चला भाई उसे कहते हैं तांडव नृत्य। तो ये भी दो है। तो अब हम जब कह रहे हैं आपसे कथकली एकमात्र एक ऐसा नृत्य है कि जिसे केवल पुरुष करते हैं, तो बताएंगे कि कथकली का संबंध किससे होगा, तांडव से होगा कि लास्य से होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि इनका संबंध जो होगा केवल तांडव से होगा। यही बात आपको एकदम ध्यान रखना है कि कथकली का अगर संबंध से अगर सवाल आ जाए तो आपको कहना है ये लास्य और तांडव रहे तो कंफ्यूजन ही नहीं, ये केवल पुरुष करते हैं तो ये महाकाल जी वाला आ जाएंगे, शंकर जी के पैटर्न पे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे ये मर्दाना वाला है तो मर्दाना में ज्यादा जोर लगता है, ये तांडव नृत्य में आ जाएगा। तो जब ये तांडव नृत्य में आ जाएंगे तो बाकी सारे के सारे किसमें आ जाएगा, तो सब लास्ट में आ जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम आते हैं कुछ कुछ और में कि जहां कुछ अब स्त्रियों के साथ पुरुषों का प्रचलन है तो वहां लास्ट और तांडव दोनों नृत्य देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा एक साथ डायग्राम बना करके आज के नोट्स में आपको आज ही के क्लास में आज के नोट्स के साथ दिए जाएंगे। पहले एक राउंड में हम लोग देखने का प्रयास करें यहाँ पे कि कौन किधर आते हैं, ठीक। तो इतने क्लियर हो गए। और आगे की अगर हम बात करते हैं अभी हम लोग देखें, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, ठीक है, अलग सा पेज लिए हैं स्लाइड तो दिक्कत होगा। अभी हम लोग देख लिए एक भरतनाट्यम, एक देख लिए मोहिनी अट्टम, एक देख लिए कथकली। याद भी करते चलना, कथकली केरल में बताए थे, एक पुरुष और महिला वाला दोनों के दोनों केरल में। मोहिनी अट्टम की बात कर लेंगे तो ये स्त्री केवल करेगी, कथकली की बात कर लेंगे तो पुरुष। अभी एक एक पिक्चर दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। भरतनाट्यम बात कर लेंगे, ये तमिलनाडु में होगा। चलिए ये बातें क्लियर है। अब हम जब बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में एक आंध्र प्रदेश है और वहां एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे कुचिपुड़ी कहते हैं। याद रखेंगे, कुचिपुड़ी या कच्चा पुड़ी कह सकते हैं, या पुड़ी आधा है तो आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पुड़ी आधा है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे, और पुड़ी आधा है कच्चा है, कच्चा है मतलब कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश राज्य से हो जाएगा। तो ये दक्षिण भारत के 4 ऐसे क्लासिकल डांस है। तो एकदम लोकेशन ध्यान रखेंगे, सवाल ऐसे आएंगे कि दक्षिण भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपका जवाब आएगा केवल 4। अब हम ध्यान से सुनेंगे,
इसमें अगर आप ओडिशा को शामिल करते हैं तो ओडिशा में भी एक क्लासिकल डांस है जिसे ओडिसी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, तो ओडिशा का है। तो ये अब इसके ऊपर उत्तर भारत में चलते हैं तो उत्तर भारत में मात्र ही एक क्लासिकल डांस है जिसे कथक कहते हैं, और ये कथक मूल रूप से यूपी में है। हालांकि उत्तर भारत में कई घराने विकसित होंगे, सांगीतिक घराने आएंगे और उन अलग अलग सांगीतिक घरानों में कथक नृत्य का प्रचलन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई एक मेजर अगर स्टेट चुनना होगा, एक प्रमुख राज्य अगर चुनना होगा, तो आप यूपी के साथ जाएंगे कि यूपी में ही इसका जो है वो उद्भव माना जाता है। तो ये कथक जो है यूपी से, ओडिसी जो है ओडिशा से, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से। तो ये उत्तर और दक्षिण भारत की बात हो गई। ठीक, अब हम जब पूरब की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको असम राज्य मिलेगा पूर्वोत्तर भारत में। और कहा जाता है कि जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले इधर जितने भी सेवन सिस्टर और तमाम जो आप राज्य पढ़ते हैं तो सेवन सिस्टर में कहते हैं कि पहले एक ही राज्य था जिसे असम कहते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसी असम के ही टूटने से आपका अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपका मेघालय हो, नागालैंड हो, तमाम राज्य जो है असम के ही टूटने से बने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, असम में एक लोक नृत्य है और इसे असम के शास्त्रीय नृत्य है, और इसे असम वाले शास्त्रीय नृत्य को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सत्रिय। क्या कहते हैं, सत्रिय। तो सत्रिय जो आपका क्लासिकल डांस हो जाएगा असम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ऐसे। इसके अलावा नागालैंड हो जाएगा, और नागालैंड के नीचे आपका मणिपुर हो जाएगा। और मणिपुर में एक क्लासिकल डांस है जिसे मणिपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मणिपुरी। तो ये आप 8 क्लासिकल डांस अभी देखे, एक एक को काउंट करेंगे। भरतनाट्यम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और क्या हो गया 8, और 6 बताएं कि 6 जो है वो सेमी क्लासिकल डांस है। तो ये ओडिशा है, ये आपका झारखंड है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में जो है वो 6 होते हैं। अब आइए एक एक कड़ी को हम लोग देखें और काफी आराम से डीपली पढ़ेंगे। एकदम आप अगर पढ़ने के लिए आएंगे, सीखने के लिए, तो आप यकीन मानिए कि एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं एकदम सार्थक हो जाएगा। हालांकि ये एप्लीकेशन के क्लास है, क्रम से है ना। ये आपका क्लास आपका है और पेज नंबर 116 का ये नोट्स है। ऐसा ऊपर में हम लोग पेज नंबर लिखते हैं। सबके हर एक क्लास में ही अटैच जो है वो पीडीएफ देते हैं, और ये कभी कभी हम लोग बीच बीच का कड़ी यूट्यूब पर लेकर के आते हैं। ऐसे नॉन स्टॉप नहीं चलते हैं। तो अगर कोई म्यूजिक के विद्यार्थी इसमें होंगे जो आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे भारतवर्ष में कोई भी आप संगीत शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, एएमआरएस हो, या फिर आपका बिहार में शिक्षक भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी हो, या मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 2 वर्ग 3, है ना, इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं भी, हरियाणा टेट की तैयारी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में आप कर रहे हैं, फाइनल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में एकदम शून्य से शिखर तक आपको संगीत की धाराएं एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से नोट्स के साथ आपको पढ़ा दिए जाएंगे। और कोई एग्जाम में बैठिए सवाल नहीं आएगा तो आप हमें बोलिए। और मात्र इसके लिए फी जो बैच का होगा, एक एक थ्योरी का क्लास और साथ में अटैच नोट्स मिलेगा, केवल और केवल 499 रुपया। आप मेरा नंबर नोट लिख सकते हैं 8825 और 376551। ठीक है, इसी पे आपको कॉल व्हाट्सएप करना है और हम आपको एप्लीकेशन करवाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर में अगर आप अपने से पैसा कटाते हैं तो वो आपका पैसा फंस जाएगा। और अगर आप हमारे इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे, लेकिन पहले आपको हमसे बात करके सेटिस्फाइड हो लेना है, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। ठीक है, और पेमेंट करके व्हाट्सएप पे जैसे स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे तुरंत आपको हम रिप्लाई करेंगे, तुरंत आपको लिंक देंगे और फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करा के वहां कोई भी परेशानी होगा रजिस्टर होने में या कुछ भी होने में, हम आपको गाइड करेंगे और बैच में आ जाएंगे। सही टीचर के मार्गदर्शन में आप अच्छे से कुशलता पूर्वक एकदम आप सिलेबस को गुणवत्ता पूर्वक जो है आप पढ़ेंगे। बहुत लोग हमारे यहाँ बैच में ऐसे ही लोग हैं कि जो अलग अलग जगह पे 1499, 999, 2000 रुपया, 2500 रुपया में बैच लेके एक बार स्टेट का, कोई बीपीएससी का, कोई एमआरएस का, केवीएस का, फिर हमारे बैच में आ रहे हैं। और जब वो पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सर एकदम मजा आ जा रहा है। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं। और जो चीज वहां सीखे तो हमें रट कर करके याद करना पड़ रहा था, और आपके बैच से तो रटने का झमेले नहीं होता है। एक कुछ में जहां रटने वाला नहीं वहां कॉन्सेप्ट दे देते हैं, और जहां रटने वाला ज्यादा होता है वहां आप आराम से समझा देते हैं। तो ये यूट्यूब का सेशन है और एप्लीकेशन में थोड़ा सा हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं।
ताकि वो बच्चे हमारे करीब है। और यहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं। यूट्यूब का सेशन कम आने का पीछे का ये भी वजह है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो अगर इस क्लास के लिए हम खास करके एप्लीकेशन यूट्यूब दोनों के लिए लेकर के आए हैं, तो इस क्लास में अगर आप लाइक करते हैं तो बीच बीच में यूट्यूब पर भी हमारे सेशन आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा मिलेगा आज के क्लास में, एक दो पॉइंट्स भी अगर आप सीख रहे हैं, है ना, मानव जीवन ही सीखने वाला जीवन है भाई, सीखते रहिए हमेशा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक लाइक कर देना ये फर्ज बनता है आपका। लाइक करने में ना तो कोई पैसा लगता है, ना ही बहुत ज्यादा कोई आपका समय लगेगा, है ना। चलिए, अब ये बात आपको डेफिनेशन के तौर पे दी है कि पद जिसे पैर कहते हैं, तो पैर या शारीरिक अंग भाव के द्वारा जब आप भाव प्रकट करते हैं तो उसे ही कहते हैं नृत्य। अब ये नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है आपका गैर शास्त्रीय नृत्य, जिसे लोक नृत्य कहते हैं। बात कर ले कि शास्त्रीय नृत्य आखिर है क्या भाई, तो शास्त्रीय नृत्य वैसे नृत्य को कहते हैं, जैसा कि हम पहले बताएं, सेम टू सेम बातें वही है। यहाँ आपको एकदम वर्डिंग को अरेंज कर दिए ताकि सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहते हैं कि यह विशिष्ट नियम और आपके शास्त्र और परंपराओं के अनुसार जो है वो किया जाने वाला जो नृत्य होगा, उसी नृत्य को क्या कहते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस कहते हैं। और अगर ध्यान रखेंगे कि अगर आम लोगों के बीच अगर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाने वाला जो नृत्य है उसे गैर शास्त्रीय या फिर लोक नृत्य कहते हैं। जो बातें हम आपको पहले बताएं, कहीं भी अगर एक मानव जो है वो समाज में रहता है और अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज विकसित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन ये सब अलग होते हैं, और वो अपने समाज के कोई घटना को लेके, कोई कल्चर को लेकर करके, रहन सहन, खान पान, पहनावा और नावा, इनसे जुड़ी अगर नृत्य की एक शैली विकसित करता है, तो वो जो नृत्य होगा वो आपका गैर शास्त्रीय या फिर लोक नृत्य के दायरा में आएगा, जो कि हम लोग पहले देखे थे। अब इसमें मेजर डिफरेंट जो आपको हम पहले भी बताएं, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मेजर डिफरेंट ये है कि ये जो शास्त्रीय क्लासिकल जो डांस है वो मुख्य रूप से जो है वो धार्मिक विषयों पर आधारित होते हैं, जबकि जो लोक नृत्य होते हैं या फिर आप इसे गैर शास्त्रीय नृत्य कहेंगे, तो ये आपका मनोरंजन, त्योहार और सामाजिक मेल जोल पर आधारित होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंट था, एकदम बेसिक वाला, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब जैसा कि हम पहले भी बता दें कि संगीत नाटक एकेडमी है जो भारत में ये तय करता है कि कौन शास्त्रीय नृत्य होगा कि नहीं। तो संगीत नाटक अकादमी के अगर अकॉर्डिंग अनुसार देखें तो इसके द्वारा कुल नृत्य जो है वो आपके कितने माने गए हैं, 8 माने गए। जबकि हम पहले ये भी बताएं कि संस्कृति मंत्रालय के अगर देखें तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है वो माने गए हैं कुल कितने, तो 9 माने गए हैं शास्त्रीय नृत्य। किसको शामिल किया गया है, 6 नृत्य को। संस्कृति मंत्रालय ने 6 नृत्य को भी शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिए, जबकि संगीत नाटक अकादमी जो है वो नहीं देते। अब एकदम इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे अभी हम लोग देखेंगे कि जितने क्लासिकल डांस है उनका संबंध किन भाव से है, और साथ साथ देखेंगे कि उसके प्रतीक तत्व क्या है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। यहां से सवाल एकदम आएंगे, और जब भी अगर बनने शुरू होते, ऐसे नहीं है कि बने नहीं है, अलग अलग ये आपके एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, और संगीत वाले विद्यार्थी भी सतर्क रहे। यहां से बीच में प्रश्न अगर आएगा तो फिर आपकी जो नैया है वो गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो नैया एकदम नहीं गड़बड़ाना है, इसीलिए आपको एकदम ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर के इन सभी तथ्यों को देखेंगे। अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि भरतनाट्यम की बात करें तो पहले भरतनाट्यम जानते हैं कि पूरे भारत का सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो वो है आपका भरतनाट्यम। इसका जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम कहने का मतलब ये भी एक होता है कि जो नाटक, जो अभिनय होते हैं, जो राग में, ताल में, लय ताल इस सब में बंधे होते हैं, उसी को आमतौर पे भरतनाट्यम कहते हैं। लेकिन ये जो भरतनाट्यम में भरत जो शब्द है ये भरत मुनि से लिया गया है। तो ये भी एक बात है कि भरतनाट्यम की अगर हम बात कर लेंगे तो ये भरत मुनि से लिया गया है, भरत, और ये है आपका नाटक, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, हालांकि इसके ऊपर में अभी हम सारी एक एक कड़ी को चर्चा करेंगे कि भरतनाट्यम के और अन्य नाम है, सादीराट्टम है। इसके अलावे अगर बात कर ले तो सादीराट्टम के अलावे जो है वो अग्नि नृत्य इसे कहते हैं। इन सभी ऊपर में बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि क्या पहले सादीराट्टम कहलाता था या बाद में कहलाता था। अगर यहां से भी सवाल आएंगे तो ये सारे सवाल आपके बनेंगे।
कुछ भी नहीं छूटेंगे। वो सारी त्रिभंग मुद्रा का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे, और भरतनाट्यम कितने भागों में किए जाते हैं, इसके पहले भाग अंतिम भाग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे और बीच के भी भाग आपको पढ़ाएंगे। तो अभी पहले हम लोग एक फेज में पहले जाने कि कौन कौन जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 वो किन राज्य से संबंधित है। दूसरे लेवल में आपको ध्यान रखना है कि राज्य के साथ साथ उसका भाव और फिर साथ साथ प्रतीक तत्व को ध्यान में रखना है। तो भरतनाट्यम का प्रतीक तत्व क्या हो जाएगा भाई, तो एक तो भरतनाट्यम में अभी हम बात करेंगे आग से संबंधित होगा। इसमें जितने भी नर्तक जो होते हैं वो डांस करते हैं तो वो वैसे ऐसे जो है कि अपने बॉडी को त्रिभंग अवस्था में ले जाएंगे, त्रिभंग मुद्रा में, और उसी तरह से ऐसे नृत्य करेंगे, मतलब अग्नि को ये प्रकट करने का काम, क्योंकि इसमें बोलना नहीं होता है और आप डांस करेंगे इस तरह से, और शरीर के शारीरिक अंगों की मदद लेकर के भावों के द्वारा जो है जो भी चीज आपको दिखाना हो उसे आप दिखाते हैं। तो क्या क्या कौन कौन से पात्र दिखाएंगे अभी भरतनाट्यम में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सुबह शाम जो आपके दासी लोग इसे विकसित किए थे, तो दासी जब मंदिरों में रहते थे तो मंदिर में सुबह और शाम के टाइम पे जो है वो आरती होते थे। तो एक कहीं ना कहीं ये आपका अग्नि से संबंधित इसीलिए आ जाएगा, और इसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसका प्रतीक तत्व क्या हो जाएगा भरतनाट्यम का, तो आग हो जाएगा। ये ठीक है, याद रखेंगे भरतनाट्यम का प्रतीक तत्व आग। और बाकी हम आपको बताए थे कि कथकली एक मर्दाना वाला है भाई नृत्य, तो यही केवल तांडव होगा, बाकी सब के सब लास्य होगा। तो ये कौन लाश होगा, कौन तांडव होगा, ये याद करने का झमेला जो है ना वो खत्म कर लो गुरु। इसमें केवल ये याद रखना है कि कथकली केवल केरल का ऐसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है कि जिसमें ये केवल और केवल जो है वो पुरुष करते हैं। हालांकि अब महिलाएं करते हैं, अलग बातें हैं, लेकिन केवल और केवल पुरुष करते हैं। तो याद रखेंगे जो पुरुष करते हैं नृत्य वो मर्दाना नृत्य कहलाता है, उसमें ज्यादा जोर पड़ता है। तो ये केवल कथकली, बाकी सब के सब। अच्छा, जो पुरुष करते हैं तो हम ध्यान रखेंगे जो पुरुष करेंगे तो वो कहीं ना कहीं शंकर से हो जाएंगे, और जो लास्य नृत्य होगा हम अभी पहले आपको बताए कि पार्वती और उनके सखियों से होगा, तो लास्य वाला जो नृत्य होगा महिला से। तो बाकी सब महिला करती है, और कई लोग महिला के साथ पुरुष भी करेंगे, तो लास्य और कहीं कहीं तांडव दोनों मिलेगा देखने के लिए, ठीक। लेकिन पहले एक क्लियर कर लेंगे, तांडव नृत्य, कथक के लिए तांडव, ठीक है। अब देखिए कुचिपुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो आप सब जानते हो कि आंध्र प्रदेश में है, पूरी कच्चा है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है, और महिला भी करती है, ये लास्ट भाव से आ जाएंगे। और ये आप याद रखेंगे कि पृथ्वी ये प्रतीक तत्व है। पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक तत्व क्या है, तो वो हो जाएगा पृथ्वी। ऐसे याद सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो आपका गोल है। हालांकि वो जियोड वगैरह बातें आप पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में नहीं पढ़े होंगे, तो भाई पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन बातों को छोड़ दीजिए, आप मोटा मोटी मानिए कि पृथ्वी गोल है और पूरी जैसे गोल होता है। तो पूरी मतलब कुचिपुड़ी। तो जब भी कहेगा कि कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतीक तत्व क्या है, तो पृथ्वी हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। आगे अगर बात कर लेंगे तो अब है मोहिनी अट्टम। तो ये इसके अलावा कथकली या कथकली की बात कर ले जो केरल में है और पुरुष केवल करता है, तो तांडव भाव आ जाएगा। और ये याद रखेंगे कथकली जो है वो आपके इसके जो प्रतीक तत्व हो जाएंगे वो हो जाएंगे आकाश। मोहिनी अट्टम की बात कर लेंगे, केरल में है, जैसा कि आप जाने महिला करते हैं, ये आपके एकदम लास्ट भाव से संबंधित हो जाएंगे, और ये वायु प्रतीक हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम में अभी हम लोग देखेंगे पूरी की कहानी, तो वो देवता लोग की बात चलेगा कि कैसे जो है से कि महाकाल जी के ऊपर में भस्म करेंगे, तो वो जो सब ऊपर में वायुमंडल में चलेगा। जैसे पिक्चर देखे ना आप लोग, रामायण महाभारत तमाम तरह के अलग अलग सीरियल वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो सारे देवता लोग के एकदम पूरा फॉग वगैरह एकदम पूरा बादल है, तो एकदम ऊंचा ऊंचा पूरा स्वच्छ नीला नीला आकाश है, और ऊपर देवी देवता रहते हैं, है ना। तो उसी वाली बातें चलेगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि मोहिनी अट्टम जो है वो विष्णु ही स्त्री का रूप लेकर के आ रहे हैं, तो ये सब देवी देवता की बात है, तो ये सब आकाश में चलेगा, वायु वगैरह ये सब याद रखेंगे। आकाश नहीं, आकाश से तो फिर यहाँ गड़बड़ा जाएगा, आकाश भी है। तो कथकली आकाश और मोहिनी अट्टम याद रखेंगे वायु। किसी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। और मोहिनी अट्टम तो ऐसे याद रखेंगे कि मुंह में अटक गया केला, तो याद रखेंगे केरल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात याद रहेगा, जब भी कहे मोहिनी अट्टम समझिए, अच्छा मुंह में क्या अटक गया केला, तो हो जाएगा आपका केरल। बोलिए कोई दिक्कत, एकदम याद रहेगा। कथक की बात करते हैं तो यहां से सवाल देखिए आएंगे
कथक नृत्य को नागरी नृत्य भी कहते हैं। कई जगह आपको एक जगह ये सब चीज इकट्ठा नहीं मिलेगा और आप पढ़िएगा और ऐसे सारा कुछ पढ़ के जाइएगा अलग अलग जगह से, और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि नागरी नृत्य के नाम से किस शास्त्रीय संगीत को जानते। कई बार तो शास्त्रीय भी नहीं लिख करके केवल नृत्य लिख देगा। अब वहां उतने सारे नृत्य है भाई, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, अब उसमें चयन करिए कि भाई ये नागरी किसे कहते हैं, नागरी देवनागरी है, तो फिर गलती करके सीखिए। तो वहां ना गलती हो आपसे और ऐसे सवाल नहीं छूटे, इसलिए हम लोग जब भी काम करते हैं, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर में वर्क करते हैं, तो पूरी की पूरी प्रॉपर वर्क से उसे एकदम लॉक करने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी एग्जाम में कोई गलतियां ना हो जाए। सब ऐसा लगे कि पढ़ा पढ़ा है और मुस्कुराते रहिए आप एग्जाम हॉल में बैठ के, है ना। तो कथक नृत्य को ही नागरिक नृत्य कहते हैं और इसका संबंध मुख्य रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। बाकी हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी कथक नृत्य के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुख्य रूप से कथक जो नृत्य है, ये अलग अलग राजा महाराजा अपने दरबार में इस नृत्य को विकसित किए। कई ऐसे सांगीतिक घराने हैं, संगीत के घराने बने कि जहां इस नृत्य का प्रचलन है। तो इसके ऊपर में हम लोग डिटेल से अभी बात करेंगे कथक नृत्य के, और तमाम अच्छन खा हो या फिर लच्छू महाराज जी हो या फिर आपका बिरजू महाराज, बड़ा नाम आता है, इन सब के ऊपर में भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में याद रखेंगे कि कथक का संबंध अगर मुख्य रूप से अगर किसी एक स्टेट को चूज करना हो तो वो कौन सा राज्य होगा भाई, तो वो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, एकदम आगरा उगरा घराना उराना सब विकसित होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुगलों का प्रभाव, इसको अलग अलग तरीके से अभी पढ़ाने वाले हैं आपको कि इस्लामिक, अगर कोई कहेगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में इस्लामिक कल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो यही उत्तर भारत में कथक का ही हो जाएगा। इस्लामिक कल्चर कहेगा या फिर मुगलों की दरबार का अगर प्रभाव कहेगा, ऐसे अलग अलग सेंटेंस लेकर के आपसे नया क्वेश्चन बनाया जाएगा और आप नए प्रश्नों के लिए भी तैयार रहेंगे हमारे क्लास के बाद, कहीं आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कहते हैं कि ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, तो हालांकि ये तो लास्ट भाव ही हो जाएगा, लेकिन कई जगह पे प्रश्न भी बने हैं और इसका आयोग आंसर भी माना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये लास और तांडव दोनों से हो जाएंगे, पुरुष भी करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से कोमलता, सुंदरता, कामुकता, इन सबको प्रकट करता है ये नृत्य। चूंकि ये दरबार से जुड़ा हुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता लास्य भाव की ही होती है। आगे अगर सत्रिय की बात कर लेंगे तो सत्रिय असम का है। असम के कई ऐसे लोक नृत्य भी हुए, इधर हम लोग आपको बताए थे लोक नृत्य, जिनको मिला करके सत्रिय बना है। और ये अभी इसमें हम लोग पढ़ाएंगे कि जो वैष्णव मठ वगैरह वहां पे होंगे और उसी वैष्णव मठ से जो है इस तरह के इसका जो है वो विकास होगा, तो इसके हम लोग तमाम तरह की बातें देखेंगे। लास्ट से संबंधित हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा लास्ट। आगे मणिपुरी, बाकी एक एक देखेंगे तो वहां ज्यादा अच्छा से देखेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। मणिपुरी की बात कर लेंगे तो ये मणिपुर में है और ये तांडव और लास्ट दोनों से संबंधित हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मणिपुरी जो है इस मणिपुरी नृत्य का कहीं ना कहीं उल्लेख आज से 500 वर्ष पहले देखने को मिलता है और भारत में ये सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में अभी तक आया है। कुल जो 8 होते हैं ना, तो 8वें नंबर का सबसे लास्ट में अगर कोई बना है शास्त्रीय नृत्य तो वो आपका मणिपुरी बना है। अब एक सवाल आ सकता है कि कब बना भाई, तो ये बना है आपका 2000 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 2000 ईस्वी में 3 भारत के नए राज्य जो है वो बने हैं और उसी माह में नवंबर के महीने में ही 2000 ईस्वी में ये एक नया शास्त्रीय नृत्य, जो पहले 7 था अब 8 हो गया था, तो वो अंतिम में 8वें नंबर में कौन जुड़ा, तो मणिपुर जुड़ा। ठीक है, तो मणिपुर का मणिपुरी नृत्य का नाम मणिपुरी है और राज्य हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब एक और है यहाँ पे जिसको कहते हैं ओडिसी। तो ओडिशा, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ओडिशा में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम आपको अलग अलग सीरीज चलाते तो आप बताए थे, इसमें ओडिसी नृत्य से संबंधित एक कलाकार है केलू चरण, बार बार नाम आता है और जब भी आता है तब आपको बताते भी है कि केला लेके उड़ गया। समझ रहे बात ना, तो इसी कहेगा केलू चरण तक समझिए, केला उड़ गया तो केलू चरण किन से, कौन से नृत्य से संबंधित है, तो उड़ गया उड़ीसा से हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ऐसे कई प्रश्न जो है वो आपको बनेंगे और इस सभी पे हम लोग प्रश्न कराएंगे। अभी इसको डिप्ली से पढ़ेंगे और उन सब पे प्रश्न कराएंगे, है ना। तो अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी केवल समझते चलेंगे। ओडिसी की बात कर ले तो ओडिशा संबंधित है लास्ट भाव से। यहाँ एक इंपॉर्टेंट, इसका प्रतीक चिन्ह होता है जल। अगर लगेगा कि ओडिशा का क्या होता है, जल होता है, पृथ्वी होता है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पृथ्वी, तो प से पृथ्वी, प से पूरी, तो पूरी मतलब
कुचिपुड़ी, समझ रहे बात, ये क्लियर है। तो अब ये ध्यान है कि जल, आप जानते हो कि उड़ीसा में सबसे बड़ा चिल्का झील होता है ना, तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, और चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो झील में क्या होता है, पानी ही तो होता है ना, तो पानी जल किसी तरह से ओडिशा, आपको ध्यान रखना है कि ओडिसी नृत्य का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो जल होता है। यहां तक क्लियर है बातें, तो अब आगे ध्यान सुनेंगे। यही छऊ एक है जिसे याद रखेंगे आप, लोक नृत्य तो नहीं लेकिन इसे सेमी क्लासिकल नृत्य कर सकते हो, तो सेमी क्लासिकल नृत्य कौन हो जाएगा, छऊ हो जाएगा। हालांकि अभी हम बताएं कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में शामिल करते हुए इसे 9 शास्त्रीय नृत्य बताता है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी जो है वो अभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी सूची में शामिल नहीं किया है, तो ये अभी शास्त्रीय ना होकर के आप कह सकते हैं कि ये सेमी क्लासिकल डांस है, ठीक। और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, शॉर्ट में लिख दिए बंगाल, तो यहाँ जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, सबके सब नोट्स दे रहे हैं। अब एक एक जो है पहले पिक्चर देखेंगे और उसके बाद उस नृत्य के बारे में डिटेल से अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप एक पिक्चर देखेंगे, आपके लिए पिक्चर लेके आए हैं। ये जो पिक्चर है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य को दर्शा रहा है, शास्त्रीय संगीत है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पहले बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए, मतलब एक एक चीजों के ऊपर में आप गौर फरमाइए, जितना आपके देखने, सोचने, समझने की क्षमता है उस हिसाब से देखिए कि इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इस लिहाज से देखिए। आप देख सकते हैं कि इनके पैर जो है इधर जा रहा है और एक पैर इधर जा रहा है, कमर इधर जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे इस मुद्रा को कहते हैं ये त्रिभंग मुद्रा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे त्रिभंग मुद्रा में ये भरतनाट्यम जो है वो किए जाते हैं, और एक एक जो अंग होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये सारी बातें अभी हम लोग जोर दिवाएंगे, तो पहले इसको आप अपने अंदाज से बढ़िया से देख लेंगे। लगभग जो शास्त्रीय नृत्य होंगे उसमें पैर में घुंघरू तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ना, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग पहनावे, उसके ढांचे, सबके ऊपर में काम किए जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि किसी में एकदम नियम है कि धोती ही पहनना है तो पहनना है, किसी में फलाना ही साड़ी पहनना है तो पहनना, दूसरा नहीं चलेगा, समझ रहे बात। जैसे कथकली में देखेंगे कि यही कलर जो है वो चेहरा पे रंगाएगा तो रंगाएगा, दूसरा कोई कलर चेहरा पे नहीं चलेगा, तो उसके हर एक कलर की भी बातें हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो पहले इस पिक्चर को अगर आप देख चुके हैं तो चलिए अब हम लोग इसको ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे ताकि कुछ भी यहाँ से एग्जाम के लिहाज से छूटे नहीं, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है वो नोट्स लगाएं ताकि हर एक पॉइंट्स के ऊपर में चर्चा करते रहें। और ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 117 है नोट्स का, तो जो भी आपका संगीत का क्लास है उसके बीच में इंपॉर्टेंट बात जो है हमें लगा, तो ये आपके लिए भी आप लोगों के लिए भी है, तो सीरीज को आप लोग एकदम लाइक कर दीजिए, है ना। हर चीज को बहुत मेहनत लगता है करने में, लेकिन फिर भी हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत लंबे लंबे हम लोग क्लास नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो भी हो हम लोग बीच बीच में सीरीज लेके आते रहेंगे। और थोड़ी बहुत आप लोगों की लाइक और शेयर की कमी के कारण, कमेंट नहीं करते हैं, इस सब के कमी के कारण हम लोग सीरीज कम लाते हैं। अगर आप ये सब फुलफिल करते हैं तो सीरीज जो है वो लगातार हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि कैसे हर एक पॉइंट को यहाँ शामिल करते हैं हम लोग। भरतनाट्यम जिसे इसे ही सादीराट्टम कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सादीराट्टम जो है ये क्या है, तो देखिए ओरिजिनल में पहले इसे प्राचीन काल में सादीराट्टम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो भरतनाट्यम बना। तो पहले तो दो बात, अगर प्रश्न घूम करके आए कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है तो आपको बताने हैं सादीराट्टम। अगर कहे कि सादीराट्टम के नया नाम क्या है तो आपको बताने हैं भरतनाट्यम। तो दोनों बात क्लियर हो गया, अगर पुराना नाम कहे तो सादीराट्टम और नया नाम के रूप में देखे तो भरतनाट्यम। तो आजकल नया नाम ही पूरे भारत में प्रचलित है, पुराने नाम को लोग भूल रहे हैं, लेकिन ये याद रखेंगे सवाल आता है, कई बार आया भी है और हमने प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न डाले भी हैं कि भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीराट्टम। क्लियर। अन्य नाम की बात कर ले तो इसका और भी नाम है, जैसे इसी को दासी अट्टम कहते हैं। जैसा कि इस नृत्य का उद्भव ही दासियों से माना जाता है कि जो पहले जो दासियां हुआ करते थे
ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जो माताएं हैं वो अपनी कन्याओं का विवाह बढ़िया से नहीं करा सकते हैं, गरीब होते थे, तो वो मंदिरों में अपनी बच्चियों को जो है से कि ईश्वर को भेंट के रूप में दे देते थे कि वो ईश्वर की भक्ति भजन करे, ईश्वर को प्रसन्न करेंगे और इसी तरह से ईश्वर के जो है से कि एक दासी बन के अपने पूरे जीवन को व्यतीत करे, है ना। इसमें बहुत तरह के झोलझाल भी होते थे। ब्राह्मणों को किसी स्त्रियों का शोषण करना होता है, गरीब घर के कोई स्त्रियां हैं और काफी सुंदर दिखने में लगती है, काफी अच्छी दिखने में लगती है, तो उसे झूठ मूठ के ईश्वर का वास्ता दे करके कि आपकी बच्ची साक्षात्कार लक्ष्मी है, देवी है, ये बनी ही है फलाने ईश्वर की सेवा करने के लिए, और ऐसे गोल गोल बात कर करके घुमा घुमा कर करके, और गांव गरीब के आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है और इन धर्म से ऊपर नहीं सोच सकते हैं, उनको लगता है इतना बड़ा बाबा कह रहे हैं तो जरूर हमारी बच्ची लक्ष्मी का ही अवतार है, बोलिए बाबा क्या करे। तब बस इसका जन्म ही हुआ है इस धरती पर ईश्वर की सेवा करने के लिए, और ऐसे गोल गोल बात करके मंदिरों में उसे लगा दिए जाते थे। मंदिरों में कुछ जो है वो नृत्य वगैरह सिखा कर करके और वो सुबह शाम जो है वो भरतनाट्यम करते, और उस तरह से ब्राह्मणों, कई ऐसे ब्राह्मण थे कि जिनका इनका शोषण भी करते थे। कई लोग ऐसे ब्राह्मण होते थे कि जो भाई इस चीजों को एकदम शुद्धता पूर्वक मानते थे, तो जो एक कला है, कला को कला रहने देते थे, और बाकी जो महिला का जो दिनचर्या है वो ईश्वर के भक्ति भजन इन सब में लीन है, मंदिरों में अपना नाच गान करती और अपने सेवा भाव जो है वो ईश्वर के लिए समर्पित है। तो कई महिलाएं सुरक्षित भी रहे और कई ज्यादातर महिलाओं का शोषण भी हुआ इसमें, समझ बात ना। तो ये दोनों बातें देखने के लिए मिलता है। तो कोई एक बात पे आपको विवाद करके किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन जो भी हुआ, जब अंग्रेजों का टाइम आया तो अंग्रेज में अभी हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज ने 1910 ईस्वी में लगा कि ये गलत हो रहा है, महिलाओं का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, महिला की स्वतंत्रता ही छीन ली जा रही है, इसमें ना तो महिला का कोई सुरक्षा है ना तो स्वतंत्रता है, उसके साथ अच्छे व्यवहार भी नहीं किए जा रहे हैं। इन सभी कारणों को लेकर के अंग्रेजों ने इस पे बैन भी लगाया। लेकिन जो अब हमारा 2000 वर्षों से जो हमारे समाज में घुल मिल चुकी थी, हमारे समाज के वातावरण और हवाओं में एक परंपरा के रूप में बन चुका था, उसे खत्म करना और नष्ट करना ये कोई साधारण सी बात नहीं थी, ठीक है। तो ये बैन लगाया लेकिन खत्म नहीं हुआ, और अब तो ये एक अलग लेवल का ये डांस हो गया है। अब तो महिला के साथ साथ पुरुष लोग भी करते हैं, अब इसमें कोई दासी और कोई दास नहीं होता है, अब आराम से हर लोग सीख रहे हैं और हर लोग जो है इस तरह के परफॉर्मेंस जो है अलग अलग मंचों पे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले कुछ खास जो है वो दासी लोग जो ईश्वर के लिए ही चुनी जाती थी, ईश्वर के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते थे, वैसे ही दासी मंदिर से इसकी जो है वो शुरुआत किए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसे दासी अट्टम कहते हैं। और अग्नि नृत्य क्यों कहते हैं, तो इसमें अग्नि के जैसा अपने शारीरिक अंग और चेहरे का आव भाव से अग्नि के जैसा सुबह और शाम ऐसा डांस किया जाता है। जैसे अगर सिंपल भाषा में अगर आप देखें तो हम लोग कैसे सुबह शाम जैसे ओम भूर्भुवः स्वः या जो भी हम लोग थाली उड़ी लगा करके आरती की जय, है ना, अलग अलग जगह पे आरती अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। तो थाली में कपूर वगैरह जला करके, हुमाद जला करके जो ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसमें ऐसे का मतलब होता है ओम, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे। कई लोग खाली ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो जैसे करना है वैसे करें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग जो नृत्य करेंगे तो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है उसमें नियमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से शास्त्र में जैसी बातें हैं उसी तरीके से जो है ये लोग नृत्य करेंगे, क्योंकि क्लासिकल डांस ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। तो ये अग्नि सुबह और शाम दोनों टाइम में मंदिरों में जो है उस तरह से जलाए भी जाते थे और उसी तरह का नृत्य भी किए जाते थे, इसीलिए इसे फायर डांस या फिर अग्नि नृत्य कहते हैं। आप देखे होंगे शॉर्ट वीडियोस वगैरह में वायरल होता है कि ऐसे ऐसे दीपक भी लोग जला लेते हैं। बहुत सारे जो दीप का एक समूह का ऐसे बना होता है, बहुत सारे दिए का, ठीक है, पीतल उतल का होता है, उसको ऐसे ऐसे लेके तो कभी कैसे कैसे आदमी जो है ना वो जलाते हैं और उसे ओम तो तमाम तरह की चीजें जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं बिना बोले, ठीक है, डांस के भाव से। तो ये सारे चीज इसे अग्नि नृत्य कहते हैं, इसे दासी अट्टम कहते हैं। पुराना नाम सादीरा अट्टम है, नया नाम भरतनाट्यम है। ये सबसे सवाल बने भी हैं और बनेंगे भी, तो ये सारे के सारे चीजों को आपको देखना है। अब सवाल आता है कि जो आप भरतनाट्यम पढ़ते हैं इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, कुछ तो इसकी जानकारी का स्रोत रहा होगा, तो जो बिल्कुल रहा है अब इसको ध्यान सुनेंगे। अगर इसकी जानकारी के स्रोत की बात कर लेंगे तो एक ध्यान रखेंगे किताब है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, ध्यान रखेंगे शिल्पाधिकारम जो किताबें है उसमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे, एक किताबें है जो आपके नंदिकेश्वर जी का लिखा हुआ है अभिनय दर्पण,
तो एक है अभिनय दर्पण, एक है आपका संगीत दर्पण और एक है आपका राग दर्पण। ये सब अलग अलग है। अब बताएं पहले आपको कि राग दर्पण के लेखक अलग है, संगीत दर्पण के लेखक अलग है, और ये हम पढ़ रहे हैं अभी अभिनय दर्पण, तो ये अलग है और इसके लेखक नंदिकेश्वर है, याद कर लीजिए। और अभिनय दर्पण की बात कर लेंगे तो चाहे अभिनय दर्पण हो और शिल्पाधिकारम हो, तो ये दोनों के दोनों पुस्तकों में किसकी जानकारी मिलती है? तो भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है। आगे की बात कर लेंगे कि इस भरतनाट्यम के बारे में जो बोल रहे हैं भाई, इसका प्रारंभ कैसे होता है, इसकी प्रारंभ कैसे हुआ तो जानेंगे दासी के द्वारा। ये किसके लिए समर्पित है और नृत्य का आरंभ कैसे होता है, तीनों के ऊपर में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी प्रारंभ आप सब देखें कि सबसे पहले प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ये सबसे पहले और सबसे पुराना प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य में आता है। तमिलनाडु के जो दासी हुआ करते थे, उन तमिलनाडु के दासियों के द्वारा ये नृत्य का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। इसके अलावा अगर हम समर्पित की बात कर ले तो शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति को समर्पित है। ये याद रखेंगे, शैव धर्म के विचारों के प्रस्तुति के जो है वो समर्पित है। अब शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब वर्डिंग आएंगे तो ध्यान रखेंगे। अगर कोई शिव जी को ही ज्यादा प्रमुख माने, ध्यान रखेंगे, तो उनको कहते हैं, अनुयायियों के फॉलोवर को कहते हैं कि शैव धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर कोई विष्णु के अलग अलग अवतारों की ही केवल आराधना करे, सबसे प्रमुख देवता के रूप में वो अपना विष्णु माने, सब कुछ विष्णु को ही माने, उनके अलग अलग अवतारों की आराधना करे, तो उसे वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। तो ये दो संप्रदाय भी ध्यान रखना है। तो इसमें शैव संप्रदाय की जो विचारधारा है, शिव जी के अलग अलग रूप और अलग अलग किस्से कहानियां, तो उन सबको यहाँ दिखाए जाते हैं भरतनाट्यम में, है ना। तो इसी को समर्पित है। अगर हम बात कर ले तो नृत्य का आरंभ कैसे होता है, यहाँ से प्रश्न आपसे बने हैं और कई बार हमने एमसीक्यूज के रूप में भी आपको कराया है कि अल्लाह रिपू जो है आपका, अल्लाह रिपू, ये याद रखेंगे, इसी से भरतनाट्यम का आरंभ होता है। ऐसे भरतनाट्यम के 6 भाग होते हैं और 6 भाग भी अभी आपको बताएंगे। पहले भाग जिसे अलारिपू कहते हैं और अंतिम भाग जिसे तिलाना कहते हैं। तिल्लाना जो है वो आप पढ़े होंगे कि ये तिल्लाना दक्षिण में चलता है कर्नाटकी संगीत में, और उत्तर भारतीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत की बात कर ले तो इसे तराना कहते हैं। तराना जिसके आविष्कारक है अमीर खुसरो। तराने की शुरुआत अमीर खुसरो की है। ये ध्रुत और अति ध्रुत लय में इसका गायन होता है और तराने में देखें कि निरर्थक बोलों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आपको तराने से संबंधित जितनी बातें हैं जो पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे नॉर्थ इंडिया में जो तराना गाए जाते हैं हिंदुस्तानी संगीत में, उसी तरह से दक्षिण भारत के कर्नाटकी संगीत में तिल्लाना होता है। तो तिल्लाना जो है वो भरतनाट्यम के अंतिम भाग है, जिससे यहाँ इसकी समाप्ति मानी जाती है। तो प्रश्न अगर ऐसे आए कि भरतनाट्यम के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो तिल्लाना, और भरतनाट्यम के अगर प्रारंभिक भाग को क्या कहते हैं, तो अलारिपू, और बाकी के भी भाग लिखे हैं। दूसरा जो है अलारिपू के बाद जाति स्वरम होते हैं, फिर शब्दम, फिर वर्णम और फिर पदम, और लास्ट हो जाएगा आपका तिल्लाना से। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ लिख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात जहां से खूब सारे प्रश्न आएंगे, सबको आज ही के क्लास में लॉक कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, केवल ध्यान पूर्वक आप देखते रहें, है ना। चलिए नट्टू वार की बात कर ले, इस वर्डिंग पे गौर करें। नट्टू वार क्या है भाई? तो जो भरतनाट्यम के जो शिक्षक होते हैं उन्हें नट्टू वार कहते हैं। ये शिक्षक क्या करते हैं, तो ये शिक्षक भरतनाट्यम में कविता का पाठ करते हैं। ध्यान रखेंगे, तो कविता का क्या करते हैं, पाठ करते हैं शिक्षक, और जो नृत्यांगना है वो डांस करती है। तो जो पाठ करने वाले जो टीचर्स होते हैं, तो उस टीचर को क्या कहेंगे भाई, तो दक्षिण में उसे नट्टू वार कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे इसमें मृदंगम का प्रयोग होगा। मृदंगम क्या है, एक प्रकार का औनद्य वाद्य है। मृदंगम देखेंगे तो ढोलक की तरह ही होगा, लेकिन ढोलक से कहीं ना कहीं उसकी लंबाई जो होगा वो अलग होगा। देखिए ढोलक है, तबला है, पुंग है, ये सब औनद्य वाद्य है। सबके आकार में चीजों में डिफरेंस है, थोड़ी सी उनमें कहीं ना कहीं कुछ वाद्य यंत्रों में कुछ अलग अलग चीजें लगते हैं, उसके बनावट में परिवर्तन है, सबका नाम अलग अलग है। तो जैसे उत्तर भारत में तबला है, ढोलक है ना, तो उसी तरह से दक्षिण में ज्यादातर मृदंगम, पखावज, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो इसमें मृदंगम है, वीणा है, बांसुरी है, इन सब का प्रयोग जो है वो इस तरह के नृत्य में साउंड के रूप में होते हैं।
भरतनाट्यम की बात कर लेंगे तो भरतनाट्यम पे पहले भी बताएं कि ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध किया था, लेकिन ये प्रतिबंध हुआ नहीं। इसके साक्ष्य की बात कर लेंगे तो इससे संबंधित एक चित्र जो है एक मंदिर के गोपुरम पे है, और वो मंदिर का नाम है चिदम्बरम का मंदिर। ये चिदम्बरम का मंदिर जो है वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है। और कहाँ है भाई, तो इसके मंदिर के जो गोपुरम है, मंदिर के गोपुरम है, वहीं पे भरतनाट्यम का साक्ष्य मिलता है। अब कई लोग कहेंगे गोपुरम क्या होता है, तो इसको सुनेंगे। ये आप दक्षिण में देखे होंगे कि जैसे मंदिर के मुख्य द्वार है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य द्वार के ऊपर में बहुत बड़ा ऐसे जो होता है वो बना रहेगा, इसको कहेंगे गोपुरम। बहुत बड़ा गेट होगा, गेट तो इतना बड़ा बड़ा होता है कि आप देखेंगे कि एक आदमी जो है, दो आदमी, एक एने से टेल रहा है, गेट के एने से टेल रहा है, बड़ा, और ये एकदम ऊपर की ओर ऐसे बना होगा, इसको कहते हैं गोपुरम। तो मंदिर में, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। बहुत बड़ा गेट, ये तो छोटा है ना, और बड़ा बड़ा भी गेट रहता है, कई बार ऐसे गेट रहेगा बड़ा, तो ये गोपुरम है। और अंदर जाओगे तो छोटे मूर्तियां रहेंगे और आगे बड़ा रहेगा। तो ये बड़े बड़े राजा जो थे अपनी शक्ति, विशाल शक्तियों का एक प्रतीक मानते थे। क्योंकि अगर गांव यहाँ है तो गांव से बाहर कहीं दूर से भी लोग अगर आ रहा है तो ये गोपुरम जो है ना, ये गोपुरम मंदिर के मुख्य द्वार एकदम ऊपर वाला जो शिखर है इसका, वो दूर से ही दिखता था। इससे राजा और राज्य की भव्यता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किए जाते थे, राजा की शक्तियों को रिप्रेजेंट किए जाते थे। तो अब अभी ध्यान सुनेंगे, तो ये जो गोपुरम होते थे, इन गोपुरम पर ही क्या किए जाते हैं कि इसके गोपुरम के ऊपर में चित्र बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, अलग अलग पशु पक्षी है इसमें, महाभारत, रामायण, तमाम तरह के अलग अलग जो कहानियां है उसके पात्र को उठा कर करके और इसमें चित्र के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो भरतनाट्यम जो आपके भरतनाट्यम जो नृत्य है, उसके भी आपके नृत्य जो है वो चिदम्बरम मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम के ऊपर में देखा जा सकता है। तो ये एक साक्ष्य के रूप में है। अब इंपॉर्टेंट बात इससे लास्ट है भाई, इसके कलाकार कौन कौन है, फिर हम लोग अगले नृत्य पे आएंगे। तो ध्यान रखेंगे, मृणालिनी साराभाई, ये मृणालिनी साराभाई जो है ये भारत के एक अच्छे कुशल जो है वो भरतनाट्यम कलाकार में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कोई खास आदमी के वाइफ नहीं है, ये बहुत ही एकदम कह सकते हो कि एकदम खतरनाक व्यक्ति के वाइफ है। खतरनाक मतलब विलन नहीं समझ जाइएगा, समझ बात ना, मतलब इनके जो हस्बैंड है, सोहर है, पति है, वो बहुत ही भारत में महान काम किए हैं कि भारत में इसरो की स्थापना की है। याद रखेंगे, तो जैसे हम लोग नासा के बारे में आप पढ़ते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उसी तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर नासा है, तो भारत का भी अपना एक रिसर्च सेंटर इसरो है, दक्षिण भारत में है। और उसकी स्थापना आप पढ़ते हैं 1969 में, याद रखेंगे अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो याद रखेंगे कि इसरो के जो संस्थापक है, इसकी स्थापना किए हैं विक्रम साराभाई, उन्हीं के जो पत्नी है वो छोटे मोटे कलाकार नहीं है, भरतनाट्यम के एक बड़े कलाकार में आते हैं। और कहते हैं कि यही नहीं, इनकी जो बेटी है, मतलब इनकी भी बेटी लग गए और इनकी भी बेटी लग गए, दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी बेटी जिनका नाम मल्लिका साराभाई है। तो ये मल्लिका साराभाई की अगर हम बात करेंगे तो ये मल्लिका साराभाई जो है, मल्लिका साराभाई ये मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की बेटी है। और बेटी भी बहुत अच्छा जो है वो नृत्य किया करते हैं। अगर थोड़ा फिजूल साइड अगर आप लोगों को मिलेगा, माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है, तो बगल में थोड़ा सा शादी विवाह है और डीजे जा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आवाज को अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। अब सीरीज हम लोग बीच में रोक के नहीं करेंगे, अब चल दिए तो चल ही देना है, रुकावट के लिए एकदम खेद है ना। चलिए, तो मल्लिका साराभाई के बारे में आप जान गए। ये मल्लिका साराभाई कौन है, तो इसरो के, भारत में जो इसरो है रिसर्च सेंटर, तो उसके संस्थापक ये कौन है, तो बेटी है। इसके अलावा हम देखना पसंद करें तो मल्लिका साराभाई के बाद आपको ध्यान रखना है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह से एक बात ध्यान रखेंगे, कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सोनल मानसिंह जो है ना, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, तो सेट उठ मारते हैं इधर उधर और वो समझ जाते हैं कि पुरुष है।
लेकिन ये पुरुष नहीं, ये महिला है, पहले एक बात ध्यान रखेंगे। तो सोनल मानसिंह दो कलाकार है, ध्यान रखेंगे, दो शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार माने जाते हैं, एक आपके भरतनाट्यम के भी, और दूसरी बात कर लेंगे तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के भी बहुत बड़े कलाकार है जिनका नाम सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टेड बात बता दें आपको कि कहते हैं कि ये गुजराती परिवार की एक महिला थी जो बंबई वाले इलाका में जो है वो अपने परिवार के साथ रहते थे। पिताजी के और तमाम परिवार के लोगों को ये बोलते थे कि हमें डांस सीखना है और डांस ही करना है, लेकिन पिताजी सब लोग पागल होते थे कि भाई डांस से कुछ नहीं होता है, ये इससे पूरा जीवन तुम्हारा नहीं गुजर सकता है, तो एक पढ़ो लिखो और नौकरी वगैरह करो, भाई IAS वाईएएस बनो, समझ बात ना। अलग अलग पोस्ट इनके सामने रखे कि इसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर लो, लेकिन इनका एक दो जिद था ना कि हमें जो करना है, पता नहीं बड़े जो लोग होते हैं जो बहुत बड़े ख्याति बटोरते हैं, शायद उनको ये चीज का आभास भी होता होगा कि ईश्वर ने हमें कुछ विशेष कामों के लिए ही चुना है, और वही कहीं ना कहीं अपने जिद को बना लेते हैं। सबको तो पता नहीं ना कि आपको ईश्वर ने किस काम के लिए चुना है, और ये जिद करती है, और एक दिन ऐसा भी आता है कि परिवार जब नहीं मानते हैं तो ये वहां से भाग जाते हैं घर छोड़ करके, और बेंगलोर में आकर के वहां से गाड़ी पकड़ते हैं और भरतनाट्यम के गुरु के पास जाते हैं, और वहां शिद्दत से जो है लगन के साथ जो है वो भरतनाट्यम को सीखती है, और उसके बाद बड़े कलाकार के रूप में इनका नाम आता है। ओडिसी भी सीखती है, जर्मन में भी परफॉर्मेंस करती है, और जर्मन में इनकी शादी भी हुई थी। लेकिन एक बात दुर्भाग्य ये भी होता है, देखिए जीवन में चढ़ाव और उतार बहुत बड़े बड़े लोगों के लाइफ में आया है, तो हम और आप सब तो एकदम साधारण व्यक्ति है, तो सुख और दुख तो हमेशा आते रहेगा। और जिस दिन आप समझ गए कि दुख है तो सुख है, मतलब अंदर से, ऐसा नहीं कि वो कोई मोटिवेशनल लाइन, समझ रहे बात, अपने आप से लग गया कि दुख है तो सुख है और सुख है तो दुख है, तो आप ज्यादा दुखी में भी आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको यह एहसास है कि अब तो सुख आएगा ही, तो हमें गम किस बात के। तो दुख के माहौल भी आप उतना ज्यादा दुखी नहीं रहेंगे, और अगर सुखी का माहौल है तो आप जान रहे कि भाई सुख रहता कितना दिन है, क्षणिक चीज है, दुख भी आएगा, तो आप सुखी भी टाइम में आपको कोई बहुत ज्यादा सुख नहीं रहेगा, तो आपको दुख का भी ज्यादा जो है वो गम नहीं रहेगा, तो एकदम बैलेंस करके जीवन चलेंगे। कहते हैं कि इनका पूरा बॉडी एक्सीडेंट में फ्रैक्चर कर गया था, अब ये पहले की तरह डांस नहीं कर सकते थे, ये पूरे प्रॉब्लम ये झेल रहे थे। देखिए दिक्कत और तकलीफ इनको इस मामले में नहीं था कि ये जो है इनका बॉडी फ्रैक्चर हो गया है, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ और मानसिक रूप से ये एकदम पूरा थक चुके थे कि अब हम डांस नहीं कर पाएंगे। जो एकदम लक्ष्य था ना, एक जो जुनून था ना, जिसके बदौलत अपने जिंदगी को जिए जा रही थी एकदम माने स्वर्ग के जैसा इस धरातल पे, तो वो इनको अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब तो हम पीछे चले जाएंगे, अब अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते तमाम तरह के। लेकिन वहां जो डॉक्टर थे वो इनके नृत्य वगैरह देखे, उनसे परिचित हुए, और फिर उनसे प्रेरित होकर के उनका फ्री में इलाज किया इनका। और एक दिन ऐसा हुआ कि इनको सरप्राइज में बोल दिए कि आप फिर से जो है वो अपना फिर से पुरानी जो डांस है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन्होंने जो बॉडी में मूवमेंट किए तो लगा कि हाँ वाकई में हम कर सकते हैं, और फिर से ये अपने जो नृत्य है उसको एक अच्छी ऊंचाई और गतिविधि जो है वो देने का प्रयास किए। और अभी भी सोनल मानसिंह की बात कर लेंगे तो अभी इनका निधन नहीं हुआ, हालांकि आदमी कब कौन डेथ करता है कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस टाइम तक हम अभी क्लास ले रहे हैं और आपको ये वीडियो का जो पब्लिशिंग डे है उस टाइम तक सोनल सेन महिला जो है ये सोनल मानसिंह, इनका निधन नहीं हुआ है। और ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय विधा के बहुत ही अच्छे खासे नृत्यांगना मानी जाती है। ठीक, इसके अलावा एक बड़ा चेहरा नाम आता है, सारे के सारे सब दिग्गज ही लोग हैं भाई, तो जिनकी किताबों में नाम आती है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो अपने जीवन में बहुत कुछ इन नृत्य को बढ़ाने के लिए कर दिए, सब पॉपुलर व्यक्ति है। यामिनी कृष्णमूर्ति का भी नाम आता है, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो या फिर पद्म सुब्रमण्यम हो, ये सबके सब जो है वो आपके भरतनाट्यम के कलाकार हैं। तो इतने कलाकार याद रखेंगे। एक तो आपका विक्रम साराभाई की जो पत्नी है मृणालिनी, और उनके जो पत्नी है मल्लिका पत्नी नहीं बेटी मल्लिका साराभाई, ये दो। और एक याद रखेंगे पद्म सुब्रमण्यम, और एक आपके याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, और एक सोनल मानसिंह। तो इनको हम दिखाएं तो इन कलाकारों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये सब के सब भरतनाट्यम से संबंधित है। अब हम यहाँ कथकली की अगर बात कर ले तो पहले थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, और उसके बाद जो है हम इन पिक्चरों के बाद जो है इनके ऊपर में आएंगे कि कौन क्या है और सवाल क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेंगे।
तो सब में हमने लास्ट में ऊपर में लिख देते हैं कि ये कथकली है, ताकि आपको समझने में आराम हो जाए, है ना। ये कथकली देखने से ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं सब मुकुट वगैरह पहने हुए, मेकअप वगैरह किए हुए हैं, लेकिन सब के सब जो है वो पुरुष है। और कथकली जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के लिए है। और इसमें भाव की बात कर लेंगे तो ये तांडव भाव होता है। आप कुछ अपने हिसाब से देखने का इसे प्रयास करिए, अपने अंदाज से। जो भी आपको किसी चीजों को समझने सुनने का जो क्षमता है उस नजरिया से देखिए कि भाई सवाल कैसे बन सकते हैं। तो एक ध्यान रखेंगे, इनके दाढ़ी से भी सवाल आ सकते हैं। इनका जो कलर है चेहरे का, इस कलर पे फोकस करेंगे। अभी 3 पिक्चर अलग अलग लिए हैं, सब में इनका कलर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सबके ऊपर में मुकुट मिलेगा आपको। ये मुकुट का डिजाइन भले ही अलग हो सकता है, लेकिन मुकुट का होना बहुत कंपलसरी होता है कथकली में या कथकली में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये नाक के नीचे में जो है से कि यहाँ पे लाल धब्बा होगा, नाक के ऊपर इधर वाला जो गाल है ये सब जो है हरा रंग से होगा। इसके अलावा यहाँ आंखें के पास, बहुए के पास काला काला होगा। माथे के पास की बात कर लेंगे तो पीला रंग का होगा। पीला कलर जो ध्यान रखेंगे ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पीला कलर महिला और संत को इंगित करता है। तो सभी कलर का अपना महत्व है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसमें मुकुट का होना अनिवार्य है। कलर में ये कलर अभी देखेंगे कि कौन कलर किसके लिए ज्यादा जो है वो इंगित करता है, ये सारी बातें। तो पिक्चर अभी अगर देख लिए हैं तो कुछ बातें तो क्लियर हो गया कि अगर हम कहें कि कथकली महिला करेगी कि पुरुष, तो महिला करेगी कि पुरुष, तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और ये एकमात्र एक ऐसा नृत्य है जो पुरुष करते हैं। और हमने देखे कि जब पुरुष करते हैं तो भाव क्या आ जाएगा जी, तो भाव आपको बताना है। तो इसमें भाव क्या आ जाएगा, इसको बताएंगे कि भाव क्या आ जाएगा। तो भाव आ जाएगा तांडव वाला भाव। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से सुनेंगे कथकली के बारे में हर एक चीज, जो कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है ना। कथकली की बात कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात याद रखना है कि ये केवल पुरुषों के द्वारा होता है, लेकिन अब इसे महिलाएं भी करती है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं का एक शास्त्रीय संगीत में जब कथकली में भी आया है तो कुछ कुछ महिलाएं तो ऐसे होते हैं कि जो पुरुषों को भी फेल कर देते हैं। कहने के लिए कहते हैं कि ये मर्दाना नृत्य है, ये पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन आजकल की ऐसी ऐसी महिलाएं आई है कि जो पुरुष लोग जो कथकली करते हैं उनसे ज्यादा अच्छा जो कलाकारी है महिला भी करते हैं। तो महिला भी किसी मामले में कम नहीं है, और आप किसी को ये आंकलन नहीं कर सकते कि ये काम पुरुष ही कर सकता है और ये काम महिला ही कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब महिला भी करती है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन सवाल अगर एग्जाम में आएंगे कि केवल पुरुषों वाला, तो यही याद रखना है कि कथकली। इसमें जो रामायण और महाभारत का जो पात्र होता है, तो ये रामायण और महाभारत के जो पात्र उठा करके ये कथकली में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हमने दोनों वर्ड लिख दिए, कई जगह पे कथकली लिखा जाता है, कई जगह पे कथकली। ये कई लोग बोलते भी अलग अलग, तो दोनों लिख दे ताकि बाद में हमें ये ना कहो कि सर कथकली नहीं होता है, कथकली होता है। कई लोग ये ना कहो सर कथकली नहीं होता है, कथकली होता है। भाई जो कहो एक ही बात है, ठीक है। आप केरल में जाइएगा तो यहाँ एक पहले थिएटर एक जगह होता है, खास जगह पे इसका प्रदर्शन होता है। लोग नीचे बैठेंगे और जो ये कथकली नृत्य करने वाले जो पुरुष लोग होंगे वो मुकुट वगैरह पहन के और जब मेकअप वगैरह पूरा कर करके, जो भी कलर चाहिए, जैसा कपड़ा चाहिए, वो सारा कुछ कर करके मंच पे किसी कहानी के पात्र को उठाएंगे। वो रामायण और महाभारत दोनों में से किसी का हो सकता है। समझ के बाद जैसे भीम वगैरह महाभारत में ले ले तो अर्जुन है, भीम है, तमाम तरह करके जो है वो कहानियां आपको मिलेंगे। जारासंघ वगैरह इस सब के पात्र उठा करके और उसे जो है वो भाव के माध्यम से दिखाए जाते हैं। समझ रहे बात? इसमें बोली नहीं जाते हैं, भाव के माध्यम से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है आपको कि इसमें पात्र किसका होगा, रामायण और महाभारत के। लेकिन जो कहानी में जो हीरो होगा ना उसे पाचा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है कि कहानी कथकली में कहानी के हीरो यानी नायक को पाचा कहेंगे, और जो खलनायक यानी विलन होगा तो विलन को कथी कहते हैं। कई जगह पे कत्ती मिला होगा, तो दोनों वर्डिंग लिख दिए हैं, एक आपका कत्ती या एक आपका कत्थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि कथकली नृत्य में जो खलनायक होते हैं, खलनायक के जो पात्र है उसे कथी या कत्ती कहते हैं, और जो आपका हीरो का पात्र है उसे पाचा कहते हैं। आगे की अगर बात कर लेंगे, कहते हैं कि इसमें प्रदर्शन करने के लिए आपका चेहरे का हाव भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और चेहरे को क्या करते हैं ये लोग, अलग अलग कलर से करते हैं, जिन कलर के बारे में अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से कलर का क्या जो है वो महत्व यहाँ पे होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जहां ये जिस स्थान पे ये नृत्य होगा, जिसे आमतौर पर हम लोग थिएटर कहते हैं ना,
लेकिन उसे वहां दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, तो उसे कुट्टम पालम कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, कुट्टम पालम कहते हैं, ठीक है। कुट्टम, कुट्टम एक लाइन में और पालम बोल देंगे। तो कुट्टम पालम क्या है भाई, तो जहां पे कथकली करने का जो एक मंच बना होता है, जिसे आमतौर पे हम लोग थिएटर कहते हैं, उसे ही दक्षिण में कुट्टम पालम कहते हैं। जैसे ये एक स्टेज है और यहाँ पे पर्दे के पीछे कलाकार मेकअप वगैरह करके और यहाँ मंच का साझा कर रहे हैं और लोग का इधर बना हुआ है अपना चेयर वगैरह और इधर से लोग पब्लिक जो है देख रहे हैं। तो ये जो स्थान है जहां पे लोग अपना अभिनय दिखाते हैं, ये इस नृत्य को दिखाते हैं, तो उस जगह को कहते हैं कुट्टम पालम। क्लियर, यहां तक बात है। आगे की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो कहते हैं इसमें सिर के ऊपर मुकुट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो 9 रस वगैरह पढ़ते हो हम लोग सारी बातें पढ़ाए कि 11 रस कैसे होगा, 9 रस क्या होगा और भरत एक रस कौन से रस नहीं माने, ये रस से संबंधित सारी जानकारी हम आपको नाट्य शास्त्र जब किताब भरत मुनि का पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग बैच के अंदर में सारा कुछ देखे थे। तो जो 9 रस होता है जिसे नवरस कहते हैं, यानी एक तरह से 9 भावना ही आप कह लीजिए, इन 9 भावनाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भाव के माध्यम से दिखाया जाता है किस नृत्य में, तो कथकली या कथकली में, ठीक है। जिसमें अगर केंद्र बिंदु की बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट रस ध्यान रखेंगे, जैसे वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस। तो ये आपका केंद्र बिंदु है। हालांकि 9 रस जो है होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एकदम ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं कि इसमें शामिल क्या होता है, तो इसमें शामिल होता है सोपान संगीत। सोपान संगीत के बारे में आप दक्षिण भारत में ही पढ़ेंगे, ये कैसा संगीत है, तो सोपान संगीत जिसे सोपाना म्यूजिक कहेंगे। अब ये क्या है, कहते हैं कि केरल के जो आपका मंदिरों की जो सीढ़ियां है, ये केरल के मंदिरों के सीढ़ियां जिसे सोपान कहते हैं, वहीं पर इसका गायन की शुरुआत हुआ और ये मरार समुदाय के द्वारा जो है इस संगीत का गायन शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया है। सोपान संगीत का जो कहीं ना कहीं सोपान संगीत की प्रारंभ जो है किस समुदाय के द्वारा की जाती है, तो मरार समुदाय के द्वारा। और ये कहाँ गाया जाता है, तो केरल के मंदिरों के सीढ़ियों पर, और सीढ़ी को कहते हैं सोपान, ठीक। तो इसमें बजता क्या है, तो अडक्का एक वाद्य यंत्र है और वही जो है अडक्का सोपान संगीत में बजते हैं। तो जो सोपान संगीत होते हैं ना, उसी सोपान संगीत को शामिल किया गया है किसमें, तो कथकली में शामिल किया गया है। साथ साथ जो गीत गोविंदम आप जानते होंगे पंडित जयदेव की रचना है और इसमें स्वर लिपि के बारे में भी सारी बातें बताए थे कि स्वर लिपि रहित होने के कारण हम लोग नहीं गा पाते, लेकिन गीत गोविंदम की बात कर लेंगे तो गीत गोविंदम भी आपका सोपान संगीत में गाया जाता है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट ही बात केवल लिखे हैं, तो एकदम सबको एकदम ध्यान रखेंगे, नोट्स तैयार करिए और आराम से पढ़िए। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इन चीजों को समझाए उससे पहले छोटी सी जानकारी देते कि यहाँ पर क्या है कि आपको अगर चाहते हैं कि तमाम संगीत के नृत्य, तो बहुत बेसिक बात है, अगर आप कोई संगीत के विद्यार्थी है और चाहते हैं कि पूरे संगीत के जो सिलेबस है उसमें आप कहीं से अगर पढ़ लिए हैं, तो यहाँ एमसीक्यूज के माध्यम से आप चाहते हैं कि एक बेहतर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए। जैसे एग्जाम में कंप्यूटर पे ए बी सिलेक्ट करने के लिए आता है, सेम टू सेम जैसे एप्लीकेशन में आपका जो टेस्ट सीरीज आता है, तो आपको मिल सकता है केवल और केवल 99 रुपया की राशि में संगीत का हॉल सिलेबस का एक टेस्ट सीरीज, ठीक है, एकदम बेस्ट वाला, जिसमें ऑप्शन कोई भी आपको एरर और गलती का कोई संभावना नहीं। अगर है तो डायरेक्ट आप हमसे बात कर करके आप बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मात्र 99 रुपया मिलेगा और ये 3 महीने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और अगर चाहते हैं कि आप 6 महीने के लिए अगर इसे बढ़ा के करें, तो मात्र 151 रुपया की राशि में आप चाहे तो इसे 6 महीने के लिए ले सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए यूट्यूब और यहाँ पे दोनों में अंतर है। यूट्यूब पे कई बच्चों का अगर 20 क्वेश्चन में अगर 8-10 सही हुआ तो भौकाल मचाएगा कि हमारा 17 आया सर, हमारा 20 आया गुरुजी, और बाकी बेचारा जो 14 बनाया 13 बनाया है, तो है वो ठीक ठाक स्थिति में, लेकिन अपने आप को वो महसूस कर रहा है कम कि बाप इतना बना रहा है, यहाँ तो लोग भौकाली मचा रहा है। समझ रहे बात, तो यहाँ पे ओरिजिनल पता चल जाएगा कि आपसे रियल में कितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और अपने आप को सही आप जज कर पाइएगा कि हम किन बच्चों में कितना है। क्योंकि यहाँ पे तो आप ऑटोमेटिक, आप जब जानते हो कि टेस्ट लगाएंगे ऐप पे, तो रैंक वगैरह सब देता है कि कितने बच्चों ने टेस्ट लगाया है, उसमें आपका क्या रैंक है, तमाम तरह की चीजें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए आप मेरा नंबर जो है वो लिख सकते हैं, लिखिए
88 और 25376551 इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है, कॉल करना है, बोलना है आपको व्हाट्सएप पे कि सर टेस्ट सीरीज लेना है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कि कॉल ना करके व्हाट्सएप ही आप कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है और इसी नंबर पे आपको सब बातें हमसे अगर कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे पेमेंट कर देना है। 3 महीने के लिए लेना है तो 99 और अगर 6 महीने के लिए चाहते हैं तो 151 रुपये और इसी पे देके ले सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने का मन है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट बैच में जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर आप वहां पैसा खुद कटवाते हैं तो किसी तरह का अगर कोई दिक्कत होता है तो उसकी जवाबदेही हमारी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ हमारे पे पैसा कटवा के हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है उसकी पूरी जवाबदेही जो है हमारी होगी। तो आप ज्यादा है बेटर है, दोनों जगह पैसा ही देना है तो ज्यादा बेटर होगा कि आप हमसे जुड़े, है ना, ताकि कोई अगर कोई प्लेटफॉर्म डिलीट हो गया या कुछ भी होता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई नए प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे तो आपको ना के बराबर फी में आपको वो चीज अवेलेबल मिल जाए। ये हो सके कि अगर हमारी उसमें कोई खर्च नहीं है तो आपको फ्री में ही जो है पहले जो पेमेंट किया उसी में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जो हमारे पे अगर पेमेंट करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और साथ साथ हमारे पास आपका नंबर होगा, आप कुछ भी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे करेंगे आपका नंबर सेव रहेगा तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए छोटी सी जानकारी हो गई। और बहुत सारे नए नए बच्चे होते हैं उनको अलग अलग टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी को बैच चाहिए तो साथ साथ बीच में जानकारी भी दे रहे हैं। अब बात ध्यान सुनेंगे, जो इनके कथकली के जो गीत की भाषा होती है वो आपका मनी प्रॉब्लम होता है। मनी प्रॉब्लम क्या होता है भाई, तो इसमें मलयालम और साथ साथ संस्कृत दोनों मिला होता है। साथ में लिख दिया कि मलयालम और संगीत दोनों भाषाओं शामिल होते हैं तो इसे दोनों भाषाओं को लेके एक शब्द देते हैं मनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे मलयालम और आपके संस्कृत दोनों होंगे। एक बात और बताएंगे कि जो मोहिनी अट्टम है ना, मोहिनी अट्टम नृत्य भी केरल का ही है और मोहिनी अट्टम केवल जो है वो महिला करेगी और कथकली केवल पुरुष करेंगे, ये दोनों फिक्स है। तो मोहिनी अट्टम में भी जो गीतों का जो भाषा होता है वो भी आपका सेम होता है, चूंकि दोनों केरलम का ही है तो उसमें केरलम में मलयालम और आपका संस्कृत दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो एक साथ दोनों बातें ध्यान रखेंगे। चेहरे की अगर बात कर लेंगे तो मेकअप और श्रृंगार जो है ये करना काफी अनिवार्य होता है कथकली में। और इसमें मेकअप में देखेंगे कि जो हरा रंग आप ऊपर में देखे, अभी फिर से एक बार दिखाएंगे, ये कुलीनता, देवत्व और सद्गुण के लिए इंगित करता है हरा रंग जो गाल पर होता था। ठीक है, नाक के बगल में जो लाल धब्बे होते थे, नाक के नीचे जो लाल धब्बा है, ये लाल धब्बा जो है वो राजसी गौरव के लिए इंगित करता है। सबका अलग अलग महत्व है, कुछ ना कुछ मायने निकलता है। काला जो रंग है ये काला रंग बुराई और दुष्टता के लिए इंगित करता है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो अगली बात में यहां ध्यान से समझेंगे बात को कि अगली अगर हम बात करते हैं तो इसमें पीला जो रंग है वो संतों और महिलाओं के लिए है। और सफेद दाढ़ी की बात कर ले, पीला रंग याद देखिए संत और महिला के लिए पहले भी बताया, ये उच्चतर चेतना और देवत्व वाले जो प्राणी है उनके लिए सफेद दाढ़ी है। कलाकार की बात कर लेंगे तो राघव नायर, कृष्ण नायर और आपका शिव रामन और गोपीनाथ, ये सब जो कलाकार हैं वो सबके सब आपके कथकली से संबंधित हैं। तो आगे की अगर हम बात कर लेंगे तो अगले नृत्य के ऊपर में आए, इससे पहले इस नृत्य को बढ़िया से आप जो है वो एक बार एक झलक देख लीजिए। अभी बहुत सारे नृत्य कराने हैं तो हम लोग एक जो है YouTube पर कम समय के लिए थोड़ा सा क्लास छोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन पे एक लंबा वाला क्लास जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइम का प्रॉब्लम होता है, YouTube पे जो है हम लोग एक कम ही समय का वीडियो डालते हैं तो कुछ और भी प्रॉब्लम है जिसके कारण YouTube पे पूरी क्लास नहीं जाएगी शास्त्रीय का। अब ये ध्यान से सुनेंगे, मोहिनी अट्टम, ये जो आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग पिक्चर हम अलग अलग जगह से लिए हैं, लेकिन इन दोनों में आपको कुछ सेम चीज दिखने के लिए मिल जाएगा। क्या है भाई, तो दोनों का ड्रेसिंग सेंस देखिए, दोनों का ड्रेस सेम है और इसमें एक ही ड्रेस का ही इस्तेमाल होता है। आप चाहेंगे कि मोहिनी अट्टम में अलग अलग ड्रेस पहन के आ जाएंगे और नृत्य करेंगे तो ऐसा नहीं है, ये शास्त्रीय शैली है और शास्त्रीय हर एक शैली के अपनी कुछ न कुछ जो है वो विधा होती है, उसी के तहत उसमें शास्त्र में बात तो लिखी गई है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ही नृत्य होती है। तो इसमें ध्यान सुनेंगे, कसाबू का साड़ी होता है जो कि केरल में मिलता है ज्यादातर,
और ये सफेद साड़ी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बनेगा कि साड़ी कैसा होगा, तो सफेद होगा। और इसमें चारों तरफ देखेंगे सफेद साड़ियों के कॉर्नर में गोल्डन कलर का बॉर्डर होगा, तो आप देखेंगे सुनहरा ये पीला रंग का जो है आपको बॉर्डर मिलेगा। तो साड़ी, यही साड़ी रहेगा, ये तो तुम तय है, कोई भी महिला नृत्य करेगी यही साड़ी, केरल की कसाबू साड़ी होगा जो सफेद कलर का होगा, इसी को पहन के नृत्य किया जाता है। ठीक है, महिला जो है काफी सुंदर होनी चाहिए। अगर कोई महिला सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, मेकअप करके सुंदर हो जाइए। मतलब मेकअप करने के बाद इतना बढ़िया दिखना चाहिए कि भाई एकदम लगे कि ईमान डुला देना है। समझ रहे बात ना, किसी को मोह लेना है। चूंकि इसका नाम है मोहिनी अट्टम, तो पहले मोहिनी बनना है। मोहिनी और अट्टम, मोहिनी का मतलब सुंदर महिला से हो जाएगी और अट्टम का मतलब नृत्य से हो जाएगी। तो महिला सुंदर हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो पूरा मेकअप मार के एकदम हो जाना है, ताकि एकदम मोहिनी दिखो कि किसी का मन हर ले, है ना। अब इसमें हम लोग अब कहानी की भी बातें चलेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। अब इसको आप देख लिए पिक्चर को, तो अच्छे से इनकी सारी बातें को ध्यान में आपको रखना है और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब हम मोहिनी अट्टम के तरफ अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ समझने का आप प्रयास करिएगा। थोड़ा और छोटा कर ले ताकि अच्छे से नोट्स भी आपको दिखते चले, है ना। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ अगर हम बात कर लेंगे, मोहिनी अट्टम की बात कर लेंगे, तो इसमें विष्णु के स्त्री रूप की कहानी शामिल है। विष्णु के स्त्री रूप में जैसे कि हम बताएं, और पहले जब टीवी का जमाना था ना, तो हम लोग जब एकदम बचपन में थे, तो उस समय जो है से कि बहुत लोगों के बीच में, मतलब एक गांव है तो गांव में एक आध दो कैसे घर होते थे जिसके यहाँ टीवी आती थी, समझ रहे बात। और खास करके हमारे समाजों में टीवी किसके यहाँ होते थे, तो जो कभी एक समय में बंबई काम करता था, दिल्ली में काम करता था, तो खास करके मुंबई साइड में जो काम करने वाले जो लोग होते थे, तो वो लोग जब भी मुंबई से कमा करके 6 महीना 1 साल पे आते थे, तो वो रेडियो लेकर के आते थे, वो टीवी लेकर के आते थे। तो उनके घरों में वो टीवी हुआ करता था। एकदम नीचे के परिवारों की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर के परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं। और उसमें आसपास के टोली गांव के जितने लोग हैं आसपास के घरों में, तो किसी के यहाँ का फलाना आदमी बंबई रह रहा है, वहां से काम करके आया, टीवी लेके आया, अब उसके यहाँ टीवी लगा। तो उस समय में जो दूरदर्शन और तमाम तरह के चैनल्स वगैरह आते थे, जिसमें किसी पे अलग अलग जो है वो शो होते थे। किसी टाइम में फिक्स होता था, इतना बजे जो है वो शक्तिमान वाली दिखाई जाएगी, इतना बजे जो है वो आपका मालगुडी डेज, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ करता था। और कहीं काम करते और जो उसका साउंड आता ना, मालगुडी डेज का जो साउंड है, तो वो पता चल जाता था कि अच्छा मालगुडी डेज जो है वो शुरू हो गया। दिखने में बड़ा आनंद आता था वैसे। तो उसी में एक हमने देखा, वो हमने याद भी है अभी भाई, चीजें हम इतना छोटे थे कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है, लेकिन जिसके घरों में टीवी हुआ करता था, और जब पटना हम लोग एकदम बचपन में रहते थे, तो उसका एक लड़का था, दोस्त था मेरा, उसका नाम दीपक था, और उसके यहाँ वो टीवी लगी होती थी। और सरकारी विद्यालय से पढ़ के झोला एकदम उड़ैले लेकर के आते थे ऐसे, और उतने बजे एकदम भाग भाग के आते थे, और सब लोग इकट्ठा होकर के देखते थे कि क्या हुआ भाई, कि तो शंकर जी वरदान दे दिए भस्मासुर के कि तुम किसी के ऊपर में हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। वो वरदान मांगा भी था, तो वरदान मांगे तो शंकर जी जो है से कि दे दिए थे। और देने के बाद वो कहा कि अब तो हम आप ही पर ट्राई करेंगे, तो आप ही पर ट्राई करेंगे। तो शंकर जी तो परेशान फेरा में पड़ गए कि भाई ये क्या कर दिया, वरदान भी दे दिए, अब ये कह रहा है कि हम आप ही पर पहले इस्तेमाल करके देखते हैं आप भस्म होते हैं कि नहीं। तो शंकर जी लगे अब भागे, और लगे भागे तो यहाँ जो है भस्मासुर शंकर जी के पीछा कर रहा है। और पहले वो टीवी में दिखाता था ये बादल है, ये पहाड़ से शंकर जी ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, बादलों से भाग रहे हैं, अब भस्मासुर भी पूरा पीछा कैले जा रहा है। देवलोक में तो एकदम हड़कंप मच गया, और बाकी देवता देख के करे कि अब लो अब क्या होगा, ये तो भस्मासुर महाकाल जी के भस्म कर देंगे। तब विष्णु जी जो है एक अवतार लिए मोहिनी का, एक सुंदर महिला का जो है वो वेशभूषा बदले। और टीवी वाला तो और बढ़ा चढ़ा के दिखाता है उस टाइम में, अब तो और दिखाता होगा, एकदम बढ़िया कमसीन महिला एकदम मोहिनी बन गए, और एकदम घाड़ा भी ऐसे ले ली है, कमर लचकाई हुई है। और जब भस्मासुर देखा तो इस मोहिनी के अदा में पड़ गया, और मोहिनी के आगे उसका दिमाग कुछ काम भी नहीं किया और उसके पीछे पड़ गया।
मोहिनी अपने बंधन में, मतलब वो विष्णु का ही अवतार मानी जाती है, और वो महिला जो है वो नृत्य सिखाना शुरू कर दिया किसको भाई, कि चलिए जलवा दिखाते हैं, अपन नृत्य दिखाते हैं। तब दिखाते दिखाते कहे कि आप भी करिए, और उससे भी कराते कराते भस्मासुर को नृत्य करते करते अपना एक हाथ कमर पे और एक हाथ जब माथा पे की, तो भस्मासुर भी अपना हाथ माथा पे किया, तो भस्मासुर खुद ही जल गया, भस्म हो गया। वही कहानी जो है वहीं से कहीं ना कहीं ये मोहिनी अट्टम बहुत प्राचीन है, और इसके बारे में किस किताबों में लिखी गई ये भी अभी बताएंगे। लेकिन इसमें जो विष्णु का स्त्री का जो रूप है वही होता है। तो जब भी ये नृत्य कोई करेगा तो वो स्त्री ही करेगी, ये बात क्लियर है कि इसमें पुरुष नहीं कहेगा, क्योंकि पुरुष मोहिनी नहीं हो सकते ना। मोहिनी एकदम किसी को मोह ले तो कौन मोहेगा, लड़की ही मोहेगा। तो मोहिनी जो है वो कोई लड़की हो सकता है, लड़का नहीं। लड़का तो मोहना हो जाएगा। यहाँ मोहना के काम नहीं है, मोहना में कोई अदा नहीं है, मोहिना में कोई सुंदरता नहीं है, समझ रहे बात ना। तो यहाँ काम है मोहिनी का। तो अगर कोई कहे कि केवल नृत्य महिला ही नृत्य करने वाली शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेंगे तो वो कौन हो जाएगा, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। अब सुनिए, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। आगे बात कर लेंगे तो केवल महिलाओं द्वारा की जाती है। अब देखिए, जब महिला करती है और एकदम अदा के जादू दिखाती है, तो इसीलिए इसी नृत्य को जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट बात, एकदम छाट छाट के लाए हैं, सब छपने वाला है एग्जाम में। तो याद रखेंगे किस नृत्य को जादूगरनी नृत्य कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोहिनी अट्टम को। अब ध्यान सुनेंगे, कहते हैं कि इसका उल्लेख जो है वो व्यवहार माला एक प्राचीन ग्रंथ है, और उसी में मोहिनी अट्टम के बारे में जो है वो उल्लेख मिलता है। अगर हम बात कर लेंगे इसको नृत्यांगना किस तरह का कपड़ा पहनेंगे, तो साड़ी में, और स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि केरल में कसाबू नाम के साड़ी है, और यही केरल के कसाबू साड़ी का ही पहनने का प्रचलन इस नृत्य में है, और सफेद रंग का होगा और उसमें पीला का बॉर्डर होगा, ये ध्यान रखेंगे। बालों की बात कर लेंगे तो बालों में गजरा चमेली का जो है वो आपका फूल महिला लगाएगी, और इसमें जो आपका भाषा होता है, जैसा कि पहले भी बताया कि कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल का है, और केरल में मलयालम, और केरल में मलयालम के साथ संस्कृत दोनों भाषा होते हैं, तो इसमें भी मलयालम और संस्कृत दोनों भाषा प्रयोग में होते हैं। ठीक है, गीतों में कलाकार की बात कर लेंगे तो सुनंदा नायर हो जाएंगे, विजय लक्ष्मी हो जाएंगे, या फिर जय प्रभा मेनन हो जाएंगे, सुनंदा नायर हो जाएंगे, या फिर आपका कलामंडलम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ बातें हम आपको और भी लिखे हैं कि कलामंडलम जो आपका कल्याणी कुट्टी है, कल्याणी कुट्टी अम्मा, तो कल्याणी कुट्टी अम्मा शॉर्ट में आप याद रखेंगे। कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है ये आपके दक्षिण में जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, तो इस मोहिनी अट्टम नृत्य के जननी भी कही जाती है। तो ये सवाल आ सकते हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य के जननी कौन है, कल्याणी कुट्टी। ये सब आपको लग रहा होगा, सबका नाम याद करना ये नया चीज, बहुत पहले बार पढ़ रहे होंगे तो ये दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप एक बार पढ़े तो कुछ तो आप जानकारी में हुआ, बहुत सारी चीजें भूलेंगे, भूलने दो, मनुष्य का प्रवृत्ति है भाई मेरे, कि भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इन पर प्रश्न चलाएंगे ना मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि एकदम सर प्रश्न करेंगे। तो आप चुपचाप जो है हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े, और इस पे ही क्या तमाम तरह के अलग अलग सांगीतिक विधाओं पे हम लोग टेस्ट चला रहे हैं, तो उसमें सभी क्वेश्चन को लपेटेंगे और लगेगा कि अब पढ़ना रियल मायने में कहिए तो सार्थक हो रहा है। अब लग रहा है कि हाँ अब स्टडी का मायने है टू द पॉइंट। अब प्रश्न बने तो कहां से बने, यानी आएगा और हम अब बनाएंगे, इस पे आप श्योर रहिएगा। अब हम लोग कुचिपुड़ी के ऊपर में बढ़ते हैं, तो अब कुचिपुड़ी नृत्य को ध्यान से देखने का प्रयास आप करिएगा, है ना। यहाँ से आज के क्लास जो है अब एप्लीकेशन पे रहेगा, यूट्यूब वाले के लिए जो है उतना जो है वो काफी हो गया, और अभी हम लोग और बढ़िया से कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब के लिए फाउंडेशन होता है, है ना, बहुत ज्यादा डाल देंगे तो हम लोग लाइव नहीं है अभी की, आप लंबे समय तक हमसे बने रहेंगे और नए नए बच्चे जुड़ते रहेंगे। ज्यादा लंबा क्लास देख करके कोई करता ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, और ऐप वालों के लिए जो है अब इससे हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन आप इस नृत्य को देख लीजिए एक बार, ये कुचिपुड़ी नृत्य है, और बाकी हम आपको अगले दिन पूरे बताएंगे कहानी कि इसमें भागवत पुराण जो है ना वहीं से पात्र को लिया गया, इसमें कृष्ण की ज्यादातर भक्ति चल रही है। आप डांस से भी देख सकते हैं कि कृष्ण की ही बातें यहाँ पे चलेगी। इस नृत्य को बढ़िया से देखिए, और इसके हर एक पॉइंट अगले क्लास में करेंगे। ऐसे भी क्लास का टाइमिंग आज काफी लंबा हो गया है, ठीक है। तो एकदम आराम से पढ़िए, मुस्कुराइए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।